मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से केस हल किए थे, लेकिन ये वाहिद ऐसा केस था जिसकी कहानी जानने के बाद मैं खुद भी उलझ कर रह गई। वो एक आम सा दिन था जब मैं अपने दफ्तर में बैठी अपने रोज़मर्रा के मामलात को निपटा रही थी कि असिस्टेंट आकर कहने लगी, वकील साहिबा, आपसे मिलने कोई औरत आई है, अभी भेज दूँ? मैंने घड़ी देखी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे घर जाने का वक्त हो गया था। मैंने असिस्टेंट को कहा कि उस औरत को कहो कि कल आ जाए, अभी तो मैं घर जा रही हूँ। वो चली गई। थोड़ी ही देर बाद दोबारा आकर कहने लगी कि वकील साहिबा, वो औरत बहुत परेशानी में रो रही है, कह रही है कि कल तक शायद वो अपनी जान दे दे अगर आज उसका मसला हल ना हुआ तो। ये सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई और मुझे लगा कि मुझे उस औरत को अंदर बुलाकर उसकी सारी बात सुन लेनी चाहिए। ये ना हो कि मेरी वजह से वो कोई अपना नुकसान कर ले। इसलिए मैंने अपनी असिस्टेंट को कहा कि उस औरत को अंदर भेज दे। 5 मिनट बाद जो औरत अंदर दाखिल हुई वो देखने में एक पढ़ी लिखी और मुहज्जिब औरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो कहने लगी, मैं बहुत आस और उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी एक दोस्त ने मुझे आपके बारे में बताया है कि आप औरतों के हुकूक के लिए काम करती हैं और उनके मसले हल करती हैं। बस मैं भी आपके पास उम्मीद लेकर आई हूँ। अब आप ही हैं जो मेरा घर और मेरी इज्जत बचा सकती हैं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी उन अधूरी बातों से मुझे उलझन हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना तारुफ करवाओ और बताओ कि क्या मसला है। अक्सर मेरे पास औरतें आती थीं जिनके मसाइल मैं हल कर देती थी, क्योंकि मैं औरतों के हुकूक की तंजीम चला रही थी। लेकिन उस औरत की कहानी सुनने के बाद मैं खुद ही शशोपंज में मुब्तला हो गई कि आखिर मुझे इस केस को हाथ में लेना भी चाहिए या नहीं। क्या सच है क्या झूठ, मैं कुछ भी फैसला नहीं कर पा रही थी। इस औरत की कहानी उसी की ज़बानी आप भी सुनिए। मेरा नाम सबा है। मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं और मुझसे छोटे 2 भाई। हम सब बहन भाइयों को हमारे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार के साथ पाला और निहायत अच्छी तालीम और तरबियत भी दी। तालीम मुकम्मल होते ही मेरे वालिदैन ने मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी। मेरा शुरू से ही मजहब की तरफ बहुत रुझान था, इसलिए मैंने इंटर के बाद मदरसे में दाखिला ले लिया और अपनी मजीद पढ़ाई वहाँ से ही की। जैसे ही मेरी दीनी तालीम मुकम्मल हुई तो मेरे माँ बाप को फिक्र हुई कि अब मेरी भी शादी कर दी जाए, क्योंकि उनके नज़दीक लड़कियों की शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मुझे भी अपने माँ बाप के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। हमारे ख़ानदान में तो कोई मेरे जोड़ और बराबर का नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप ऐसी सोच नहीं रखते थे कि ख़ानदान और बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करना। इसलिए उन्होंने एक रिश्ते वाली के तवस्सुत से मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों को मैं पसंद ना आती और कुछ लोगों को मेरे घर वाले नापसंद कर देते। उन्हीं दिनों मेरे भाई ने अपनी शादी का जिक्र छेड़ दिया। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि अम्मा ने बचपन से ही उसका रिश्ता मामू की बेटी से तय किया हुआ था। मगर वो बज़िद था कि शादी करेगा तो अपनी मर्जी से, वरना वो उस लड़की को भगाकर कहीं दूर ले जाएगा। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि पूरे खानदान में तमाशा लगे, इसलिए मेरी शादी को छोड़कर हमें उसकी शादी की फिक्र करनी पड़ी और हम उसकी पसंद की लड़की को बहू बनाकर घर में ले आए। भाभी का मिजाज तो हम सब घर वालों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था। कभी उसका रवैया बहुत अच्छा हो जाता और कभी ऐसा कि जैसे वो हम में से किसी को जानती ही नहीं। हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसके धूप छांव जैसे मिजाज के आदी होने लगे। उनकी शादी को कुछ अरसा गुजर गया तो एक दफ़ा फिर से मेरे घर वालों को मेरी शादी का ख्याल आया और रिश्ते तलाश किए जाने लगे। अम्मा भी उन दिनों बहुत बीमार हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उनको यूं बीमार छोड़कर शादी करूं, लेकिन वो चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में मेरी शादी हो जाए। फिर एक रिश्ता आया तो ना चाहते हुए भी मेरे माँ बाप को हाँ करनी पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी किसी जॉइंट फैमिली में हो। मगर भाभी क्योंकि मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने उन लोगों को अपनी तरफ से ही शादी के लिए हाँ कर दी और पूरे ख़ानदान में भी ये मशहूर कर दिया कि मेरी मंगनी हो गई है। अब अगर इनकार हो जाता तो मेरी ही बदनामी होती, इसलिए मेरे माँ बाप ने भी इस फैसले को तस्लीम कर लिया कि शायद मेरे नसीब इधर ही लिखे थे। मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ब्याह कर गई थी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। ये 3 मंजिला घर था जहाँ 3 के बजाय 5 फैमिलीज रहती थी। मेरी सास के 5 बेटे थे, जिनमें से 3 तो शादीशुदा थे और एक की भी जल्द शादी होने वाली थी।
اس کے علاوہ میری ایک نند بھی شادی شدہ تھی، لیکن وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اکثر اوقات دوسری نند بھی آئی رہتی تھی، تو گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ رہتا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میری شادی کو یہ چوتھا سال ہے اور میں تیسری بار حمل سے ہو رہی ہوں۔ پہلے میری 2 بیٹیاں تھیں اور اب الٹرا ساؤنڈ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہونے جا رہا ہے، تو پورے سسرال میں جشن کا سما پیدا ہو گیا۔ میں خود بہت خوش تھی، میرے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میری فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی اور اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ منتوں مرادوں سے تو اس گھر کا وارث پیدا ہونے جا رہا تھا اور مجھے سب بہت پیار کرتے تھے۔ انہی دنوں جب مجھے بیٹے کی پیدائش کی خبر ملی تو ایک دن میرے موبائل پر ایک عجیب و غریب میسج آیا، جسے میں نے اتنا ضروری نہ سمجھا اور اگنور کر دیا۔ وہ میسج کچھ یوں تھا کہ ایک بار اپنے شوہر کی رپورٹس تو کروا کر دیکھو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ جب میں نے یہ میسج پڑھا تو میں پہلے چونک گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے نظر انداز کر دیا کہ اس طرح کے فراڈ اور اسکیم کے میسیجز تو کسی کو بھی جا سکتے ہیں، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے وقفے کے بعد پھر سے کسی اور نمبر سے میسج آیا کہ مجھے تمہارے بارے میں مکمل معلومات ہیں کہ تم اب ایک بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہو اور تمہاری پہلے سے ہی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن کیا تم نہیں جاننا چاہتی کہ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ جب یہ میسج مجھے موصول ہوا تو ایک بار تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ یہ کون ہے اور یہ کس قسم کا میسج ہے؟ بھلا یہ میسج مجھے ہی کیوں کیا گیا ہے؟ میں ایسی عورت تو نہیں تھی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت تھی۔ پھر یہ کون تھا جس نے مجھے اتنا گھٹیا میسج بھیجا؟ میں نے اس میسج کو بھی نظر انداز کر دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور میسج موصول ہوا کہ تمہارا شوہر بانجھ ہے اور یہ بچے اس کے نہیں ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو رپورٹس کروا کر دیکھ لو۔ میں ہرگز بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ کون تھا کہ جسے ہمارے گھر کی ہر ایک بات کے بارے میں خبر تھی؟ جتنی بار بھی انجان نمبر سے میسیجز آئے اتنی بار ہی میں نے ان نمبرز کو بلاک کیا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی شک پیدا ہونے لگا اور میں نے سوچا کہ میں ایک بار ٹیسٹ کروا ہی لیتی ہوں، کیا ہو جائے گا، کم سے کم میری تسلی تو ہو جائے گی اور میں اپنی نظروں میں تو سرخرو ہو جاؤں گی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کو بہانے سے کہا کہ میرے ساتھ ہسپتال چلیں، ڈاکٹر نے آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے۔ میرا شوہر کچھ حیران ہوا اور مجھے مشکوک انداز میں پوچھنے لگا کہ میرے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں نے اسے کسی طرح سے مطمئن کر ہی لیا کہ ڈاکٹر نے ہی کہا ہے، تو وہ میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا۔ میں جس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اسے میں نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہونے والے بچے اور میرے شوہر کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کا باپ وہ ہے بھی یا نہیں۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ ڈاکٹر میری دوست ہی تھی، اس لیے مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں یہ سچ کسی اور کو نہ بتا دے۔ میں اور وہ برسوں سے دوست تھے اور اس نے مجھے اس راز کو راز رکھنے کی مکمل یقین دہانی کروائی تھی، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے پورے اعتماد سے یہ ٹیسٹ کروائے تھے اور میں جانتی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا مقصد صرف مجھے ذہنی طور پر پریشان کرنا ہی ہوگا۔ لیکن جب رپورٹس ملی تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان رپورٹس کے مطابق تو میرا شوہر بانجھ تھا، وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں تو اپنی دوست کے سامنے بھی چور بن گئی، وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، ایسے کہ جیسے ایک شریف عورت نہیں بلکہ کوئی طوائف ہوں۔ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ مجھے جاننے کو ملے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرا شوہر بانجھ ہو اور میں تو اس سے بچے کو جنم دینے جا رہی ہوں؟ مجھے پہلے تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی، اور جب بھی اگر پتہ چلا تو وہ بھی کسی رانگ نمبر کے میسیجز کرنے پر۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی اس ڈاکٹر دوست کے علاوہ بھی 2-3 اور ڈاکٹر سے بھی رپورٹس کروائیں، اور جب بھی رپورٹس ملی یہی پتہ چلا کہ وہ دونوں بچے اور یہ تیسرا بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے۔ اس بات پر یقین کرنا بہت کٹھن تھا اور مجھے بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر سے میرے فون پر انجان نمبر سے میسج آیا کہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو ہمیں 5 لاکھ روپیہ دے دو، ورنہ تمہارا سچ تمہارے شوہر کو بتا دیا جائے گا۔ میں یہ میسج پڑھ کر بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کیونکہ یہ میسج تیسری بار آیا تھا۔
پہلی 2 بار تو میں اگنور کر چکی تھی اور وہ نمبرز بھی بلاک کر دیے تھے، لیکن آج پھر ایک اور نمبر سے ایک میسج آیا تھا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر میں نے اس نمبر کو بھی بلاک کیا اور میسج کو اگنور کیا تو پھر وہ جو کوئی بھی ہے میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گا۔ ابھی میں پریشان ہو ہی رہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ خیر تو ہے، تمہاری رنگت کیوں فق ہو رہی ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اسے اپنے لیے اتنی فکر کرتے دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی کہ ابھی تو یہ میری اتنی فکر کر رہا ہے، اتنی چاہت سے پیش آ رہا ہے، اور جب اسے میری سچائی کے بارے میں پتہ چلے گا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی کہ میں پریشان نہیں ہوں، پریگننسی میں تو ایسا اکثر ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، آپ فکر نہیں کریں، لیکن وہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے لیے بازار سے پھل لانے چلا گیا۔ یہ میرے لیے بڑی پریشان کن صورتحال تھی کہ اب میں کیا کروں۔ یہ 5 لاکھ روپے تو جیسے تیسے کر ہی لوں، مگر سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ راز جو اس گھر میں صرف میں ہی جانتی تھی وہ کسی اور کو کیسے پتہ چلا۔ کیا اس گھر میں ہی کوئی ہے جو مجھے اس طرح بلیک میل کر رہا ہے، یا پھر وہ کوئی باہر کا آدمی ہے؟ مجھے جیسے بھی کر کے یہ ہر صورت معلوم کر کے ہی رہنا تھا، کیونکہ میں ہرگز بھی اس کے ہاتھوں یوں خار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ کہ وہ اتنے پیسے لینے کے بعد دوبارہ سے مجھے تنگ نہ کرے، اور یہ راز بھی تو ایسا تھا کہ اگر کسی کے سامنے کھل جاتا تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اگرچہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں پاک باز تھی، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، اور جس طرح کی صورتحال تھی میں خود بھی اگر کسی کے منہ سے ایسی بات سنتی تو اس پر یقین نہ کرتی۔ تو اب جب کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا تو میں فکر مند تھی کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں یہ پریشانی کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس میں میری عزت خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ میں اپنی کسی بہن یا ماں سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی مجھے ہی قصوروار سمجھتی اور میری عزت الگ خراب ہوتی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ تو شاید مجھے جان سے ہی مار دے، اور میرے گھر والے اور سسرال والے، ان کی نظروں میں تو میں اپنا مقام ہی کھو دوں گی۔ میں کیسے پتہ چلاؤں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میری اسی دوست نے مجھے آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا، اسی لیے میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ اس عورت کی کہانی نہایت دلچسپ تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو خبر ہی نہ ہو کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے۔ یا تو اس عورت کے ساتھ کوئی بہت بڑی سازش رچائی جا رہی تھی، یا وہ خود ہی گنہگار تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر اس میں کوئی عیب ہوتا اور وہ خود قصوروار ہوتی تو میرے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے کیوں آتی؟ اس وقت تو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا میں اسے کیا حل بتاؤں۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اس کا بھی نکل آئے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور گھر جائیں، کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسے تو تسلی دے کر میں نے گھر بھیج دیا، لیکن خود میں الجھ گئی کہ آخر اس سب میں کیسے اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ صبا کی کہانی جان کر میری اسسٹنٹ بھی دنگ رہ گئی، تو وہ بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ کیسے معلوم کریں گی کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ گنہگار ہوتی تو ہمارے پاس مدد کے لیے نہیں آتی، ہمیں کچھ بھی کر کے اس کا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ میں سب سے پہلے تو اس کے سسرال والوں سے ملنا چاہتی تھی، تاکہ سب کے بارے میں اندازہ کر سکوں کہ کون کس طبیعت کا ہے۔ اس لیے میں نے صبا کو فون کر کے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جائے اور سب کو یہی کہے کہ میں اس کی دوست ہوں۔ اس نے یہی کیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی، اس کے شوہر سے بھی ملاقات ہوئی اور باقی سسرال والوں سے بھی، اور بظاہر تو مجھے سب کچھ ٹھیک ہی لگا۔ وہ لوگ بھی اچھے اور شریف النفس ہی تھے۔ جس طرح روایتی سسرال والے تیز ترار اور چالاک ہوتے ہیں، مجھے ایسا کچھ بھی اس کے سسرال والوں میں محسوس نہیں ہوا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بچے صبا کے شوہر کے نہیں ہیں تو اس کا صاف مطلب تو یہی ہوا کہ کسی نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پہلا بچہ، پھر دوسرا، اور اب تیسرا بھی کسی کے غلط کرنے کے نتیجے میں ہی پیدا ہوا ہو؟ ظاہر ہے ایک عورت کے کمرے میں اس کے شوہر کے علاوہ تو کوئی غیر مرد نہیں آ سکتا، اور اگر تیسرا فریق کے کمرے میں آ رہا ہے تو یا تو بیوی کی رضامندی سے یا پھر شوہر کی وجہ سے۔
इस केस में मुझे ऐसा ही लग रहा था कि सबा की लाइल्मी में उसके साथ कुछ गलत हो गया होगा, या दूसरी सूरत ये होगी कि उसके शौहर को अपने बारे में सब कुछ मालूम होगा और वो नहीं चाहता होगा कि उसका राज दुनिया पर खुले कि वो बांझ है और उसका तमाशा लगे, इसीलिए वो अपनी जगह किसी और को अपने कमरे में भेज देता हो। और जब मैंने उससे पूछा तो ये जानकर मेरे शक को और तस्दीक मिल गई जब उसने बताया कि मेरे शौहर जब भी रात को कमरे में आते हैं तो उनका हुक्म होता है कि उनके आने से पहले ही तमाम बत्तियां गुल कर दूं। सबा के मुताबिक वो अपने शौहर की इस आदत पर काफ़ी हैरान भी होती रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझौता कर लिया कि यह उसके शौहर की आदत है और उसे उसी के साथ रहना होगा। इस सूरत हाल में तो मेरा मुकम्मल शक व शुबा उसके शौहर पर ही जा रहा था कि ज़रूर उसका ही ये कारनामा होगा, लेकिन फिर भी मैं इस अंदाजे को जब तक साबित ना होते देख लेती, मैं हरगिज़ भी इसका इजहार नहीं कर सकती थी। मैंने सबा से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो कहने लगी, नहीं, मैं किसी पर भी शक नहीं कर सकती, यहाँ पर तो सब अपने ही हैं। लेकिन फिर जब मैंने उसे कहा कि ज़रा सोच कर बताओ कि कभी तो तुम्हारे साथ इस घर में कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ होगा कि जो उस वक्त तुम्हें बहुत अजीब लगा हो, अपने दिमाग पर जोर डालो। मेरे कहने पर वो सोच में डूब गई, फिर एकदम चौंक कर कहने लगी, कुछ अर्सा पहले की बात है जब मैं एक दिन अचानक अपने कमरे में गई तो वहाँ पर पहले से मौजूद अपने देवर को देखकर मैं चौंक गई कि वो यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है, और मजीद हैरानी तब हुई कि वो अलमारी में कुछ तलाश कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ दी तो वो चौंक कर पलटा और उसके हाथ से एक कागज़ नीचे गिर गया। वो जल्दी से नीचे झुका और उसे उठाकर अपने पीछे छुपा लिया। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बहाने बनाने लगा कि भाभी, मैं तो अपने कुछ ज़रूरी कागजात तलाश कर रहा था, अपने कमरे में नहीं मिले तो यहाँ पर आ गया। वो जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मुझे उस पर शक सा हो रहा था कि उसके हाथ में ऐसा कौन सा कागज़ है। वो देना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने उसके हाथ से ज़बरदस्ती वो कागज़ खींच लिया, और जब मैंने उस कागज़ को बगौर पढ़ा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि जितने अल्फाज मैं उस वक्त पढ़ पाई उनके मुताबिक तो वो किसी के बांझपन की रिपोर्ट थी। मैं नाम नहीं देख सकी क्योंकि उसी वक्त मेरे देवर ने वो कागज़ मुझसे छीन लिया और कहने लगा, भाभी, ये आपके किसी काम का नहीं है, ये मेरे एक दोस्त का कागज़ है, मैं उसे ही देने जा रहा हूँ। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं उस वक्त खुद अपने मसलों में उलझी हुई थी, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समझ आ रहा है कि शायद वो रिपोर्ट मेरे शौहर की होगी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि वो रिपोर्ट फिर मेरे देवर को क्यों चाहिए थी। मैंने सबा की बात सुनकर कुछ लम्हे के लिए सोचा और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे तुम्हारे देवर का ही हाथ हो, तुम्हारा शौहर और वो मिले हुए हों, क्योंकि जो रिपोर्ट तुमने मुझे दिखाई है इसके मुताबिक तो तुम्हारा शौहर बाप बनने की सलाहियत ही नहीं रखता। तो इसका मतलब तो यही है कि उसकी जगह तुम्हारे कमरे में कोई और आता रहा होगा, और ये उसकी मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता। मेरी बातें सुनकर उस बेचारी के चेहरे के रंग बदल गए। वो कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मुझे उस पर यकीन है कि वो कभी भी मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता, और मैं अपने देवर के बारे में भी कुछ गलत नहीं सोचना चाहती। आज तक उससे कभी लड़ाई झगड़ा या कोई और बात नहीं हुई, मैं तो उसे अपने छोटे भाइयों की तरह ही समझती हूँ। मैं उस वक्त तो कुछ ना कह पाई और घर आ गई, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हो गई थी कि हो न हो दोनों भाई आपस में मिले ही होंगे। बड़े भाई ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर छोटे भाई के साथ ये सौदा कर लिया होगा, लेकिन अगर ऐसा था भी तो मुझे सबूत तो तलाश करने ही थे, क्योंकि सबा तो मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने सोचा कि मुझे खुद ही उसके शौहर और उस देवर पर नज़र रखनी होगी कि वो क्या करते हैं और उनका आपस में क्या लेन देन चल रहा है। मैंने उससे वो तमाम नंबर्स भी ले लिए जिनसे उसे मैसेजेस आते थे। मैंने उन सब की मालूमात करवाने के लिए वो नंबर आगे दे दिए। सारा दिन तो इन्हीं मसरूफियात में गुजर गया। रात को मैं सोई हुई थी कि अचानक 12 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। पहले तो मैं परेशान हो गई कि कौन हो सकता है। नंबर देखा तो सबा कॉल कर रही थी। मैंने जल्दी से कॉल पिक की कि कोई इमरजेंसी ना हो। फ़ोन के दूसरी पार वो बुरी तरह रो रही थी और कहने लगी कि अभी फिर से मुझे उसी नंबर से मैसेज आया था कि वो मेरे शौहर को अभी और उसी वक्त सब कुछ बताने लगे हैं, और जैसे ही मैंने वो नंबर ब्लॉक किया उसी वक्त ही मेरे शौहर के फ़ोन पर किसी की कॉल आई और वो मुझे ये कहकर बाहर चले गए कि एक ज़रूरी काम है, शायद किसी को मुझे कुछ बहुत अहम बताना है।
वो बुरी तरह से रो रही थी और बार बार यही कहे जा रही थी कि मैं तो बर्बाद हो गई, अब तो मेरे शौहर को सब पता चल जाएगा, वो मुझे तलाक दे देगा, मुझे मार देगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इस पल में उसे सिवाय तसल्ली देने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिन का वक्त होता तो मैं उसके पास उसके घर चली जाती, लेकिन यूं आधी रात को तो ना मैं घर से निकल सकती थी ना वो। मैंने उसे कहा कि अगर वो तुम पर हाथ उठाए या कुछ भी कहे तो तुम फौरी तौर पर मेरे घर पर आ जाना। मैंने उसे अपने घर का एड्रेस भी दिया और उसे तसल्ली देती रही कि शायद ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हारा शौहर किसी और काम से निकला हो। काफी देर के बाद फोन बंद हुआ। मैं उस बेचारी के लिए दुआ करने लगी कि उसके हक में सब कुछ ठीक हो जाए। जो कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा था वो किसी भी औरत के होश उड़ा देने के लिए काफी था। अब मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए चाय बनाकर मजीद कुछ देर इस मामले पर गौर व फिक्र ही कर लिया जाए। थोड़ी देर के बाद ही उसका मैसेज आ गया। लिखा था कि मेरे शौहर ने आकर बताया कि कोई उनसे मिलना चाहता था और उनको कोई राज बताना चाहता था, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस आ गए हैं। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मुझे डराने के लिए ही किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैंने उसे मशवरा दिया कि अब जब तुम्हें कोई भी मैसेज आए तो तुम पैसे देने की हामी भर लेना, बाकी जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगी। वो परेशानी से कहने लगी, पैसों की तो कोई बात नहीं है, अभी अब्बा ने कुछ अर्सा पहले ही मेरा हिस्सा बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए हैं, उनमें से मैं 5 लाख निकाल लूंगी, मगर क्या गारंटी है कि वो जो कोई भी है बाद में मुझे पैसों के लिए तंग नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी कि आप ये मसला हल करें। मैंने उसको भरपूर तसल्ली दी कि जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा, अभी जैसा मैं कह रही हूँ बस तुम वैसा ही करो और बहुत जल्द ही सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। 2-3 दिन से मैंने उसके शौहर और देवर पर नजर रखी हुई थी, लेकिन मुझे बज़ाहिर कुछ भी ऐसा मशकूक मालूम नहीं हो पा रहा था जिसकी बुनियाद पर मुझे कोई सबूत मिलता। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं थी, कुछ पाने के लिए कुछ इंतजार तो करना पड़ता है, यूं ही सब कुछ तो बैठे बिठाए हासिल नहीं हो जाता। इसलिए मैं भी इस इंतजार में थी कि कब ये मामला हल होगा। जो मैं सोच रही थी मैं जानती थी कि वैसा ही होगा जरूर। इस मामले में उसके शौहर और देवर की मिली भगत शामिल होगी, लेकिन चूंकि वो मानने को तैयार नहीं थी और मेरे हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगे थे, इसलिए मैंने उसे कहा था कि वो पैसे देने के लिए हामी भर ले, क्योंकि इस तरह से मैं उन तक पहुंच सकती थी। प्लान के मुताबिक सबा ने 2 दिन के बाद पैसे देने का वादा कर लिया और उसको जो लोकेशन बताई गई वो शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह की थी और उसे यही हिदायत की गई थी कि वो चुपचाप वहां पर आकर पैसे रख दे और वापस चली जाए। उसे दोपहर के 2 बजे वहां पर आने का वक्त दिया गया था, जबकि मैं कई घंटे पहले से ही वहां पर मौजूद थी और मैं छुपकर बैठी हुई थी कि ताकि किसी की नजरों में ना आ सकूं। वक्त मुकर्ररा पर सबा दूर से आती हुई नजर आई। उसके हाथ में पैसों वाला बैग था। उसने उन लोगों के कहने के मुताबिक पैसे वहीं पर एक दरख्त के नीचे रख दिए और खुद वापस चली गई। 20 मिनट तक तो कोई वहां पर हलचल नहीं हुई और ना ही कोई नजर आया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही एक शख्स दूर से आता हुआ नजर आया। उसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। उसने पैसों वाला बैग उठाया और जाने के लिए पलट गया। उसी पल उसके चेहरे से चादर नीचे ढलक गई थी और उसकी शक्ल मैंने देख ली थी। वो सबा का देवर ही था। इसका मतलब था कि मैं उसके बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी। अब मेरे हाथ में सबूत भी था। मैंने मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से जाने लगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो अब सबा के शौहर के पास ही जाएगा और उन दोनों ने ही ये प्लान बनाया होगा कि इस तरह से वो उसको बेवकूफ़ बना लेंगे और पैसे हथिया लेंगे। मैंने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली और मुहतात फासले से उसका पीछा करने लगी। गाड़ी का रुख शहर की तरफ हो गया था और इतना तो मैं भी जानती थी कि वो पैसे लेकर अपने घर जाने की गलती कभी भी नहीं करेगा, ज़रूर कहीं बाहर ही मिलेगा। और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि अब वो मेन बाजार की तरफ मुड़ गया था। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके कुछ देर वो इधर उधर देखता रहा कि कोई उसके पीछे तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की थी, इसलिए उसे पता न चल सका। पैसों वाला बैग उसने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए एक तरफ चल दिया। मैंने जल्दी से गाड़ी को लॉक लगाया और उसके पीछे भागी, क्योंकि अब वो पैदल ही एक तरफ को जा रहा था।
थोड़ी देर के बाद ही जब वो एक क्लिनिक में दाखिल हुआ तो मैं वहीं पर खड़ी होकर हैरानी से सोचने लगी कि इसे तो अपने भाई से मिलने जाना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या करने आया है। मैं भी उसके पीछे पीछे ही अंदर चली गई। नर्स ने मुझे देखते ही कहा, डॉक्टर साहिबा अभी मसरूफ है, आप बाद में आइएगा। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी, देखना चाहती थी कि वो किस डॉक्टर से मिलने यहाँ पर आया है। मैंने उस नर्स को एक तरफ धक्का दिया और जल्दी से अंदर बने केबिन की तरफ चली गई। दरवाजा खोलते ही सबा के देवर का फिक्रा मेरे कान से टकराया। वो चीखते हुए कह रहा था कि ये नोट तो नकली हैं। मैं अपना मोबाइल का कैमरा पहले ही रिकॉर्डिंग पर लगा चुकी थी, इसलिए मैंने अंदर जाते ही उन दोनों पर फोकस करते हुए कहा कि ये नोट नकली ही होंगे। तुम क्या समझते हो कि कोई तुम्हें अपनी हक हलाल की कमाई के पैसे देगा? वो दोनों मुझे देखते ही चौंक कर घबरा कर खड़े हो गए। वो डॉक्टर मुझे पूछने लगी कि कौन हो तुम और अंदर किसकी इजाजत से आई हो और ये क्या कर रही हो। मैंने उसी वक्त घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा कि मैं जो कोई भी हूँ ये जानना तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, मगर सबा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका देवर उसी की दोस्त के साथ मिलकर क्या खेल खेल रहा है। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सबा की वही दोस्त थी जिसके पास वो अपने शौहर के टेस्ट करवाने के लिए आई थी। मैंने उसी वक्त उसको भी कॉल करके वहां पर बुला लिया और वो तो उन दोनों को साथ देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो दोनों मिलकर उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकते हैं। मैंने पुलिस को कॉल कर दी और उसको कहा कि पुलिस के आने से पहले पहले सच्चाई बता दोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ सिफारिश कर दूं, लेकिन अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो ऐसी दफात लगाऊंगी कि तुम आने वाले 10 सालों के लिए बाहर नहीं निकल पाओगी। तो वो रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं सब बताती हूँ। मेरी मुलाकात सबा के देवर से उसकी शादी पर ही हुई थी और हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और बाद में भी हम एक दूसरे से अक्सर मिलने जुलने लगे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैंने कई साल कंपाउंडर के तौर पर जॉब की है, इसीलिए यहाँ पर क्लिनिक खोलकर छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयाँ लोगों को दे देती हूँ तो मेरा गुजर बसर हो जाता है। जब मैंने इससे शादी के लिए कहा तो उसने बताया कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी की यही शर्त रखी है कि ये अगर अपनी शादी का सारा खर्च खुद उठा सकता है तो उठा ले, वरना वो उसकी शादी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी अभी इतने पैसे नहीं थे कि हम कुछ कर सकते। दूसरी तरफ मेरे घर वाले भी मेरी शादी पर दबाव डाल रहे थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। उन्हीं दिनों मैंने टीवी पर एक खबर देखी कि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर एक बीवी का राज खुला कि वो बच्चे तो उसके शौहर के थे ही नहीं। तो मेरे जहन में एक प्लान बना कि अपनी दोस्त और उसकी भाभी को बेवकूफ़ बनाकर हम काफ़ी सारे पैसे लूट सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि उसको उसके वालिदैन की तरफ से काफ़ी पैसे मिले हैं। मैं जानती थी कि ये बेवकूफ़ सी है और बहुत जल्दी बातों में आ जाती है, परेशान हो जाती है, इसीलिए मैंने ही उसे वो रॉन्ग मैसेजेस करने शुरू किए। हम दोनों ने मिलकर ये सारे प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। हमारा प्लान यही था कि उसको इतना जहनी तौर पर परेशान कर देंगे कि ये पैसे देने पर रजामंद हो जाए। एक बार जब हमें पैसे मिल जाते तो दोबारा हम उसको तंग नहीं करते और किसी तरीके से उस पर सारी सच्चाई भी जाहिर कर देते कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अलावा वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं करेगी। तो इस सूरत हाल में हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा था। मैंने सबा की तरफ मुड़ते हुए कहा कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने इसके अलावा भी और कई डॉक्टर से रिपोर्ट्स करवाई थी, इसीलिए मैं मुतमईन हो गई और उन डॉक्टर से नहीं मिली, वरना अगर मैं उनसे पहले मिल लेती तो मैं 1 मिनट में पहचान लेती कि इसकी असलियत क्या है। मैंने तो तुम्हारी बातों पर यकीन किया था। तो सबा कहने लगी, मुझे भी इसी ने बताया था कि ये और डॉक्टर से भी रिपोर्ट्स करवा चुकी है, क्योंकि मैंने तो इसी पर भरोसा करते हुए सारे इख्तियारात इसे ही सौंप रखे थे। मैं क्या जानती थी कि ये दोस्त के रूप में किसी सांप से कम नहीं होगी। उन दोनों का जुर्म हरगिज भी काबिले माफ़ी नहीं था, मगर सबा ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर निकले। अगर मेरे शौहर को मालूम होगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये उसका ज़र्फ था कि उसने अपने साथ इतना बुरा करने वालों को माफ़ कर दिया, जबकि अगर मैं होती तो उन दोनों को जेल में पहुंचा कर ही दम लेती। जो भी हुआ मैंने शुक्र अदा किया कि उसकी और मेरी परेशानी तो ख़त्म हुई।